नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से इंसेप्शन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे लगता है कि प्रकृति की एक नियति है, नेचर का भी एक इरादा है कि इस क्लास को किसी तरह से इंटरप्ट करना, क्योंकि मौसम ने पिछले 2 दिनों से जो कहर बरपा है, बारिश का जो मौसम दिख रहा है, उसमें आने वाले दिनों में भी लगता है कि कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। उसमें कई बार ऐसा लगता है कि जो रात का सेशन है, 10 बजे का सेशन, स्टूडियो जाके क्लास बच्चों को देना शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर मैंने भी ठान लिया कि इन तूफानों से लड़ना है और आपके क्लास की नियमितता को बनाए रखनी है। तो इसी क्लास की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबके सामने लाइव हूँ। रात के 10 बज चुके हैं। आज के सुहाने मौसम में आप सब अब तक डिनर भी कर चुके होंगे और चाय पकौड़े के साथ भी हो सकता है बेड पर बैठ करके क्लासेस कर रहे हो। तो क्लासेस को एंजॉय करिए। क्योंकि बात मौसम की हुई, बात बारिश की हुई, तूफान की हुई, तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। आज हम लोग जीएस के एक नए सेगमेंट की शुरुआत करेंगे और वो सेगमेंट है ज्योग्राफी, भूगोल। क्योंकि मैंने अभी जो बातें आपसे की, बारिश के बारे में बात की, ये सब आप सब भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आज भूगोल के साथ एक नई शुरुआत होगी। पहले ही दिन मैंने अपनी क्लास में ये बात आप सबको जाहिर कर दी थी, आपको बता दिया था क्लास का पैटर्न कि कैसे क्लासेस चलेंगी, उसका शेड्यूल क्या रहेगा। तो एक पैटर्न आपने समझा था, सिलेबस आपने समझा था, जिसमें यह जाना था आपने कि जीएस को अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया। कुल मिलाकर मैंने कंप्यूटर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये कहा जीएस 8 खंडों का विषय है, यानी इसके 8 भाग हैं, जिसमें पहला भाग अभी तक आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। और आज से एक नया भाग मैं शुरू कर रहा हूं, भाग 2, भूगोल, यानी पार्ट 2 ज्योग्राफी, जिसका पहला लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको एक बार फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उम्मीद करता हूं आप सबको याद भी होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग सप्ताह में 7 दिन किस कार्य योजना पर काम करने वाले हैं। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन सप्ताह के ऐसे होंगे जिस दिन आपका जीएस का पहला पार्ट चलेगा, जीएस पार्ट 1, और पार्ट 1 में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इतिहास। बाकी अगले दिन से, यानी सप्ताह में चौथे दिन, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सप्ताह के ये जो बाकी 3 दिन होंगे, इस दिन आपके जीएस का दूसरा पार्ट चलेगा, पार्ट 2, और इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। तो इतिहास और भूगोल, ये 2 विषय मैं साथ साथ लेकर चलूंगा। ये मेरी अपनी कार्य योजना है, अपना प्लान है। और इस बार चूंकि आपकी परीक्षा की प्रणाली में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, जिसमें जो आपका टीयर 2 एग्जाम होगा, जो आपकी मुख्य परीक्षा कही जा सकती है, टीयर 2 एग्जाम में भी जीएस का एक रोल है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी तैयारी को उतना विस्तार देने की कोशिश करूंगा कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में आप कंफर्टेबल रहें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप टीयर 1 की तैयारी अलग करें, फिर टीयर 2 की तैयारी अलग करें। आपको कंबाइंड होकर ही सोचना है, क्योंकि ये यूपीएससी जैसा एग्जाम नहीं है। यूपीएससी में आप सब जानते हैं, प्रीलिम्स का मतलब होता है कि स्क्रूटनिक एग्जाम होता है। उसमें कैंडिडेट्स जितने भी एग्जाम देते हैं उनका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से स्क्रूटनी होती है और केवल सेलेक्टिव कैंडिडेट्स को मेंस में बुलाया जाता है, और वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। लेकिन एसएससी सीजीएल का पेपर सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, चाहे वो आपका टीयर 1 हो चाहे टीयर 2। दैट्स मीन आपकी तैयारी का अप्रोच नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट दोनों के लिए एक है। एमसीक्यू फॉर्म में ही आपका एग्जाम होगा। तो ये सब बातें आप सब जानते ही हैं। तो यहां पर हम
इसी अप्रोच को फॉलो करें कि हमारा टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एक साथ तैयार हो। हाँ, ये बात अलग है चूंकि सामने अभी टीयर 1 है, दिसंबर में संभावित है परीक्षा, टेंटेटिव डेट आपके सामने है, तो आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि दिसंबर तक हम इतनी तैयारी कम से कम कर लें कि बहुत बेहतर स्थिति में आ जाए। और मेरा भी ये प्रयास होगा कि अगर आपका कंटेंट 100% ना तैयार हो सके तो एमसीक्यू की तैयारी के माध्यम से भी, जो संडे की मेरी कार्य योजना है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज भी करवाऊंगा और उसके माध्यम से आपकी तैयारी को लेकर आगे बढ़ूंगा, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि टीयर 1 की परीक्षा से पहले काफी कुछ कवर भी हो जाएगा और साथ में हमारा पूरे पाठ्यक्रम का एक रिवीजन यानी एमसीक्यू के फॉर्म में भी हो जाएगा। मैं अलग से उस पर एक सीरीज भी आपके लिए लाऊंगा। तो अब आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, भूगोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भूगोल में जो आपको मैंने पाठ्यक्रम बताया था, उम्मीद करता हूं वो याद होगा, शायद ये स्लाइड आपको याद आ गई हो। मैंने जीएस के पाठ्यक्रम में जो जीएस का सिलेबस आपको समझाया था उसी में आपको स्पष्ट किया था कि भूगोल में हम 3 खंडों में अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। ये 3 खंड कौन से हैं? तो पहला खंड है विश्व भूगोल, दूसरा खंड है भारत का भूगोल और तीसरा खंड है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। यानी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसके 3 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी और फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आज की तारीख में ये टॉपिक भी आपके जीएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन इन्हीं 3 सेगमेंट में करने वाले हैं। तो पहली बात, मैंने अपने पहली ही क्लास में एक चीज जाहिर की थी कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात के लिए टेंशन ना लें कि सर हमारा चूंकि माध्यम अंग्रेजी है तो हिंदी में हम सहज नहीं है, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर आप इंग्लिश में भी चीजें डिक्टेट करें। तो आपको कहना नहीं है, मैं आपके लिए जो नोट्स डेवलप करूंगा, जो मैटर दूंगा, वो सारी चीजें आप पाएंगे कि बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मीडियम कभी रिस्ट्रेन नहीं बनेगा आपकी तैयारी में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है। आपको एक लाइन भी पेपर पेन मोड में जाकर के लिखना नहीं है, बस केवल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई देंगे उनके 4 विकल्प पढ़ने होंगे। 4 ऑप्शन में जो सही लगेगा उसे आप यहां पर क्लिक कर देंगे और वही आपका आंसर सबमिट करना होगा। तो इसलिए बहुत ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर मीडियम, यहां आपको समझना है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है, और जैसे जैसे फैक्ट्स आपके सामने आते जाएंगे मैं वहां पर कोशिश करूंगा सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी डिक्टेट करूं। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 हिस्सों में मैंने पाठ्यक्रम को बांटा था, और ये पहले दिन के डिस्कशन में क्लियर था कि इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में बांट करके पूरे भूगोल का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। तो आगे बढ़ूं अब मैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर भूगोल के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और भूगोल के लेक्चर की जो शुरुआत है, ज्योग्राफी का जो ये लेक्चर है वो बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पर आपको कुछ जानकारी देगा। इसीलिए आप देखिए यहां आपके सामने एक टाइटल दिख रही है, लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का परिचय। तो भूगोल जैसा कि आप हिंदी में ये प्रोनाउंस करते हैं, ये जो वर्डिंग यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, भूगोल यानी हमारी पृथ्वी गोल है, ये एक आभास देता। तो उसकी एक इमेज भी आपके सामने है, एक ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है जो हमारे भूमंडल का एक मॉडल माना जाता है। ये अर्थ का एक मॉडल है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जो छोटे से बड़े आकार में प्रदर्शित किया जाता है, और इसी को हम ग्लोब कहते हैं। तो इस ग्लोब पर ज्योग्राफी लिखने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोग सबसे पहले आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी है क्या। यानी आप इसे ये भी कह सकते हैं कि हम लोग इसमें एक तरीके से इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, भूगोल की परिभाषा तय करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में बहुत लाजमी एक प्रश्न आएगा कि सर किसी भी विषय को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेशन से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, क्यों शुरुआत हमेशा परिभाषा से होती, क्या परिभाषा जरूरी है जानना?
देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है, विषय की एक प्रकृति होती है, और जब आप उस सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो उससे आपको उसका नेचर समझ में आता है, और इसके साथ साथ आपको एक कंटेंट क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या डील किया जा रहा है, हमें क्या पढ़ना। तो मैं भी शुरुआत वहीं से करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं जो आपको बताने वाला हूं उसकी रूपरेखा आपके सामने यहां पर स्पष्ट कर देता हूं। आज हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा। इसी को आप कह सकते हैं कि हम जियोग्राफी को एक विषय के रूप में देखने जा रहे हैं। जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में। एक विषय के रूप में। फिर इसके बाद यहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। यानी भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं, शाखाएं यानी कौन कौन से ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी में जिसे हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत डील करते हैं, इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आगे डिस्कस करूंगा डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में, भूगोल का विकास क्रम, भूगोल का विकास क्रम। तो आज इन तीन अहम मुद्दों पर बात होगी कि भूगोल की परिभाषा क्या हो सकती है, ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो इसका सरोकार किन मुद्दों से है, यानी कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जिसको डील करता है, इसके डायमेंशन में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, और फिर ज्योग्राफी में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, और खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें कौन कौन सी ब्रांचेज की स्टडी करनी है। फिर इसके बाद बात करेंगे भूगोल का एक विषय के रूप में विकास क्रम क्या रहा, कैसे यहां पर भूगोल एक विषय के रूप में विकसित होते हुए आगे आया। तो इन सभी मुद्दों पर बात होने वाली है, लेकिन चलिए सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। भूगोल एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, एज ए डिसिप्लिन। तो अब यहां पर जब हम भूगोल को एक विषय के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले जो आपके सामने टर्म आया ज्योग्राफी, इस पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि ये एक लैटिन वर्ड है जिससे बना है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है जिससे क्वाइनेज हुआ?
तो लैटिन वर्ड है, दो वर्ड मिला करके ये वर्ड या ये टर्मिनोलॉजी क्रिएट की गई, जिसमें एक टर्म है जियो और एक टर्म है ग्राफोस। ग्राफोस। तो जो जियो टर्म है इसकी अपनी लिटरल मीनिंग होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफोस की लिटरल मीनिंग होती है टू डिस्क्राइब। टू डिस्क्राइब। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो ज्योग्राफी की अपनी एक लिटरल मीनिंग निकलती है, यानी इससे एक लिटरल मीनिंग डिराइव होती है, वो लिटरल मीनिंग क्या है? तो ये कहता है टू डिस्क्राइब अबाउट अर्थ। टू डिस्क्राइब अबाउट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, इस तरह से इसकी एक जनरल डेफिनेशन बनाई जा सकती है। यानी ऐसा नहीं कि ये कोई कंक्रीट डेफिनेशन है, ये कोई यहां पर बहुत ज्यादा ठोस परिभाषा नहीं है, लेकिन एक सामान्य परिभाषा ली जाए अगर इस टर्मिनोलॉजी के केवल रूट वर्ड के बेस पर, तो ये परिभाषा आती है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस के बारे में डिस्क्राइब करता है। मैं अगर इसी को हिंदी में लिखूं तो आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी में इसको हम जियोग्राफी लिखते हैं। जियोग्राफी जो दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है जियो और एक है ग्राफोस। ग्राफोस। जियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये है पृथ्वी, और ग्राफोस का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि एक ऐसा विषय जो पृथ्वी की सतह का वर्णन करता है। पृथ्वी की सतह का वर्णन। सतह का वर्णन, ये एक सामान्य परिभाषा हो गई। लेकिन अब मुद्दा तो ये खड़ा होता है कि आखिर पृथ्वी की सतह की जब हम बात करते हैं, अर्थ सरफेस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें अर्थ सरफेस पे हम क्या देखते हैं कि हमारा अर्थ सरफेस बहुत अनइवन है, बहुत असमान है। यानी वर्डिंग पर गौर करिएगा आप सब। मैंने एक लाइन बोली, आवर अर्थ सरफेस is uneven। हमारा धरातल असमान है। असमान है यानी एक जैसा नहीं है अर्थ सरफेस हर जगह। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो एक व्यवहारिक ज्ञान आप सबके पास है कि जब आप पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि कहीं पर धरातलीय स्वरूप यानी जो लैंड फीचर्स है वो अलग तरीके का है, कहीं पर कुछ और है। कहीं पर लैंड का पोर्शन एलिवेटेड है, उठा हुआ है, कहीं पर लैंड का पोर्शन एक टेबल लैंड जैसा दिखाई देता, मेज के समान भूमि, कहीं पे फ्लैट लैंड दिखाई देता। तो इसका मतलब ये हुआ धरातल असमान है। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे एलिवेटेड लैंड यानी उठी हुई भूमि। उठी हुई भूमि हो सकती है और ये फ्लैट लैंड भी हो सकता है। फ्लैट लैंड भी हो सकता है यानी समतल भूमि भी हो सकती है। समतल भूमि। तो यहां पर जो एलिवेटेड लैंड आपको दिखाई देता है, इस फीचर्स को हम दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? माउंटेन्स। माउंटेन्स या हिल्स यानी पर्वत या पहाड़ियां। पर्वत या पहाड़ियां। और एलिवेटेड लैंड में ही आप देखते हैं कि एक दूसरे तरीके से भूमि उठी होती है जिसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। टेबल की तरह उठी हुई, टेबल लैंड।
यानी मेज के समान भूमि, मेज के समान भूमि। और इसी टेबल लैंड को हम नाम क्या देते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेटो, यानी पठार। तो दो तरह से एलिवेशन हो सकता है। अब आप देखिए जो लाइन लिखी कि हमारा धरातल असमान है, असमानता दिख रही है आपको। एक में एलिवेशन तो है लेकिन वो एलिवेशन डिफरेंट टाइप का है। उसमें आप देखेंगे जो उसका टॉप है वो बहुत ही संकुचित है, नैरोवर। अगर मैं एक इमेज से आपको बताना चाहूं तो कुछ इस तरह से वो एलिवेशन है। यहां पर आप देख रहे हैं इसका टॉप या जो इसकी पीक है वो बहुत नैरो है। लेकिन ये जो टेबल लैंड मैंने कहा वो कुछ इस तरह की भूमि आपको दिखाई देगी। तो ऐसी भूमि को हम कहते हैं पठार, उसको कहते हैं पर्वत या पहाड़ियां। और आप डरिएगा नहीं कि सर पर्वत पहाड़ियां पढ़ाना शुरू कर दिए। अभी मैं इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूं, ये सब आगे आने वाला, जिस पर बहुत विस्तार से आपको चीजें बताने वाला हूं। लेकिन बेसिक्स पहले समझिए। तो जब यहां पर हम धरातल के स्वरूप को देखते हैं, लैंड सरफेस को देखते हैं, तो इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। और कहीं कहीं पर समतल मैदान है, जैसे हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, ज्यादातर गंगा यमुना का मैदानी इलाका, प्लेन एरिया है, समतल है ये भूमि। तो आप इस तरह के सभी लैंड फीचर्स को रूबरू हो चुके होंगे, देख चुके होंगे। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जो हिंदू पिलग्रिम्स यानी हिंदू तीर्थयात्री हैं, वो कहीं हो सकता है वैष्णो माता का दर्शन करने गए हो कश्मीर में। तो जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो आपको ये लैंड फीचर्स दिखाई देता। अगर आपको कभी छत्तीसगढ़ या बुंदेलखंड इलाके में जाने को मिला हो, यूपी में खासकर झांसी का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के इलाके में, तो आपको मालवा पठार या बुंदेलखंड का पठारी इलाका दिखाई दिया हो, या जो झारखंड के हैं, बिहार के हैं, उनको छोटा नागपुर का पठारी इलाका दिखाई दिया हो। तो इसका मतलब यह है कि माउंटेन्स, प्लेटोज या जो समतल भूमि है, जिसे मैंने कहा नाम दिया जा सकता है प्लेन्स, प्लेन्स यानी मैदान कहते हैं इसे, ये सब लैंड फीचर्स है। तो जब हम पृथ्वी के अध्ययन की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे पहले क्या कहा कि हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, धरातलीय स्वरूप के बारे में, पृथ्वी के सतह के बारे में, या टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, इनका अध्ययन कहीं ना कहीं भूगोल का एक सब्जेक्ट मैटर है। तो जैसे डेफिनेशन बनी, आप यहां डेफिनेशन अगर गौर करें, लिखा था पृथ्वी की सतह का वर्णन, और इससे पहले मैंने लिखा, यहां पर आप देख रहे हैं लैटिन वर्ड से मिलकर बना जियोग्राफोस, जिसका मतलब है टू डिस्क्राइब अबाउट अर्थ सरफेस। तो इसी के बेस पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा अर्थ सरफेस कैसा है। तो यहां पर अनइवन है और इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती। तो भूगोल केवल इनके फीचर्स नहीं बताता, ज्योग्राफी केवल इनके फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं करता, बल्कि वो ये बताने की कोशिश करता है ये बना तो कैसे बना, ये कैसे डेवलप हुआ। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जब हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं और इन सब बातों की स्टडी करते हैं, तो ये भूगोल का एक डोमेन बन जाता है, पृथ्वी का एक स्वरूप बन जाता है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर। अब जो आपको आगे बताने जा रहा हूं वो टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इतनी बेसिक बातें आपके पेपर में आ जाती हैं कि पृथ्वी के कौन कौन से प्रमुख परिमंडल हैं या डोमेन्स हैं, तो हमें कई बार टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ में आता है पूछ क्या रहा तो उत्तर क्या दे। तो एक डोमेन आपके सामने अभी अभी मैंने डिस्कस किया, इसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर।
अभी जब स्थल मंडल पर हम धरातलीय स्वरूप की बात करते हैं, यानी इसी में अब आप देखिए क्या क्या चीजें हम डील करने जा रहे हैं। जो मैंने बात की कि हमारे धरती की सतह पर पर्वत, पठार, मैदान ये सब मौजूद है, ये सब लैंड फॉर्म्स है, वेरियस लैंड फॉर्म्स। यानी इसी स्थल मंडल के अंतर्गत आप वेरियस लैंड फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, वेरियस लैंड फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। स्थलाकृतियां, लैंड फीचर्स, जैसे मैंने बात की पर्वत, पहाड़, पठार, इन सब की बात। और जब हम यहां पर इन लैंड फॉर्म्स के बनने के बारे में अध्ययन करते हैं, बने कैसे, ये भी तो हमारी एक जिज्ञासा हो सकती है, ये भी तो एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि लैंड फॉर्म्स डेवलप कैसे हुए, ये पर्वत बना कैसे। अगर भारत के उत्तर की सीमा पर, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिमालय खड़ा है, तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। तो जब हम जियोग्राफिकल रिसर्च करते हैं, भौगोलिक अन्वेषण करते हैं, तो क्या पता चलता है कि जहां आज हिमालय है वहां कभी एक विशाल सागर हुआ करता था, टैथिस सागर। तो इसका मतलब कि ज्योग्राफी ये भी डील करता है, ये भी बताने की कोशिश करता है कि कोई अगर लैंड फीचर कहीं पर मौजूद है तो वो वहां क्यों है, वो कैसे आया। और जब इस तरह के लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसी को भूगोल की भाषा में कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। इसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। तो बच्चों ये पॉइंट आप यहीं से नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि जियोग्राफी सब्जेक्ट में आप डील क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो आपके सामने यहीं से टॉपिक निकलना शुरू हो गया। यानी एक टॉपिक आपको तैयार करना है जियोग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। और थोड़ा बहुत इसका बेसिक्स आपको क्लियर हो गया आज ही कि जब हम अपने धरातल को देखते हैं, अर्थ सरफेस को देखते हैं, तो ये बहुत अनइवन दिखाई देता, असमान, कहीं उठा हुआ, कहीं समतल, कहीं टेबल लैंड। तो ये सब बने कैसे, उसके प्रोसेस के बारे में जानना या उसके फॉर्मेशन के बारे में जानना ही जियोमॉर्फोलॉजी। और ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अब इससे काफी प्रश्न आने की उम्मीद है। खासकर मैं टीयर 2 की भी बात करूं तो वहां पर आपको इससे प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि सर कौन सी बुक इस पर पढ़ें, क्योंकि मैं अलग अलग सेगमेंट के लिए अच्छे अच्छे रेफरेंस इस्तेमाल करता हूं। कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं एनआईएस की बुक फॉलो करता हूं, कहीं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं, कभी यहां पर माजिद हुसैन की बुक आती है उसे फॉलो करता हूं, कहीं सविंद्र सिंह की बुक आती है उसे फॉलो करता हूं। लेकिन आपको ये रिसर्च नहीं करना, आपको सिर्फ जो कंटेंट दिया जाए उसे तैयार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दूं। और ये क्लासेस आप कंटिन्यू ले करके एक बार महसूस करेंगे कि जीएस पढ़ना कितना आसान है। इसको हम बिना मतलब जटिल बना देते हैं, क्योंकि हम कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझते हैं और केवल रटने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यानी आपके पेपर में अब अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि धरातल पर मौजूद विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण का विज्ञान क्या कहलाता है, द साइंस ऑफ द या द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑन द लैंड सरफेस इज नोन एज। तो हमारे लैंड सरफेस पर जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो लैंड फॉर्म्स हैं, उनके बारे में स्टडी, उनके फॉर्मेशन के बारे में स्टडी कौन सा साइंस है, तो उसे कहेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। तो एक टॉपिक हम लोग ये तैयार करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि कुछ फोर्सेस हैं, कुछ बल हैं जिसके कारण ये लैंड फॉर्मेशन होता है या लैंड वेरिएशन आता है। हमारी पृथ्वी भी गतिशील है, अर्थ मूवमेंट में है, और इसी गति के परिणाम स्वरूप कुछ फोर्सेस काम करते हैं, बल पैदा होते हैं। तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि दो तरह की शक्तियों का प्रभाव पढ़ा जाएगा, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक टॉपिक आपका ये हो गया, आगे बढ़ूं अब मैं। फिर इसके बाद मनुष्य की जिज्ञासा यहीं समाप्त नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए मैंने क्या लिखा था कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में एक है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जिसमें स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसी पृथ्वी के
अंदर काफी बड़ा रहस्य छिपा हुआ। हमारी क्यूरियोसिटी इस बात पर भी होती है कि चलो धरातल पर तो जो हमें दिखाई दे रहा हमने देख लिया, उसके बारे में अध्ययन कर लिया, लेकिन धरती के अंदर क्या, हमारी पृथ्वी किन चीजों से बनी है, ये स्थल मंडल किससे निर्मित है, क्या स्थल मंडल के नीचे भी कोई लेयर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी उसका सेंटर कहां, अंदर कितना गहरा है। तो जब हम इस तरह की बातों को जानना चाहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, या इसे कहते हैं अर्थ इंटीरियर। तो अगला इसी में आप एक पार्ट पढ़ेंगे, अर्थ इंटीरियर। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। यानी सीधी सी बात है कि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि सर धरती के अंदर क्या है, ये कैसे पता चले, तो भूगोल इसका जवाब देगा। कैसे जवाब देगा, तो हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने का प्रयास करेंगे, और ये भूगोल विषय के अंतर्गत डील किया जाता है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 अलग अलग परतों में बटा। शायद आप जानते भी होंगे, सबसे ऊपरी जो ठोस परत है उसी को हम क्या कहते हैं, जो लिथोस्फीयर का पार्ट है, सबसे अपर सरफेस को क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी। फिर भूपर्पटी के नीचे जो लेयर आती है उसे हम मेंटल कहते हैं, और मेंटल के नीचे जो पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी का जो केंद्र है, जो सेंटर है, कोर का बिल्कुल आप टिप ले लें नीचे का, तो 6371 किलोमीटर इसकी गहराई है। तो बिल्कुल सरफेस से 6371 किलोमीटर की गहराई, मोर देन 6000 किलोमीटर डेप्थ है। तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना कितनी जटिलतम रूप में होगी। तो हम जब इन बातों का अध्ययन करते हैं तो भूगोल में इसी को कहा जाता है ज्योग्राफी, या हिंदी में इसे कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र या भूगर्भ विज्ञान। तो एक तरीके से आप यहां पर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का अध्ययन करते समय एक टॉपिक पढ़ने वाले, स्थल मंडल, जिसमें हम लोग दोनों चीजों का अध्ययन करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी भी और ज्योग्राफी भी। ये 2 मेजर टॉपिक आपके हो गए, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी हमें धरातल के ऊपरी भाग पर जो चीजें मौजूद हैं उसे बताएगा, पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान। और ज्योग्राफी हमें पृथ्वी के अंदर की संरचना को बताएगा कि पृथ्वी का अंतरतम भाग, इंटीरियर पार्ट कैसा है। तो हम ऊपर भी देख सकते हैं और नीचे भी भूगोल विषय के अंतर्गत इसके बारे में हमें जानकारी मिले। तो नीचे हम प्रत्यक्ष आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन भूगोल हमें दिखाएगा, भूगोल बताएगा कि अंदर का भाग कैसा है। तो ये रहस्य आपके सामने उजागर होगा किसमें, ज्योग्राफी में। कंटेंट क्लियर हो रहा है? यानी आपके 2 टॉपिक हो गए ज्योग्राफी में, एक जियोमॉर्फोलॉजी, एक ज्योग्राफी। इसको एक बना सकते हैं, आप पढ़ेंगे स्थल मंडल। आगे बढ़ूं। अब देखिए, इंसान की जिज्ञासा यहां तो खत्म नहीं हो गई। वो ये सोचने लगा कि पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा खगोलीय पिंड है, यानी जो हमारा अर्थ है ये तो एक बहुत छोटा सा एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल बॉडी है हमारे पूरे स्पेस में। अगर मैं पूरे स्पेस की बात करूं, रात के समय जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें एक काला क्षेत्र दिखाई देता है, रंगहीन क्षेत्र दिखाई देता है, तो हम सोचते हैं कि ये क्या है। तो इसी को हम कहते हैं स्पेस, यानी अंतरिक्ष। तो आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हमारा जैसे भूमंडल है, यानी जो हमारा अर्थ सरफेस है जिस पे हम खड़े हैं, ऐसे ही दुनिया में कोई और जगह है? ये तारे जो आसमान में चमक रहे हैं ये क्या है? तो इन सब तरह की जिज्ञासाओं का जवाब कहां से मिले, तो भूगोल इसे भी डील करता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखते कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक विशाल आवरण मौजूद है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि यदि पृथ्वी पर जीवन है तो इन गैसों के कारण ही है।
अगर आप सोचिए कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसियस एनवलप है, एक ह्यूज गैसियस एनवलप जो अर्थ को सराउंड किए हुए है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और ये ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या हम सरवाइव कर रहे होते? तो हमारी आपके जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन ना होकर केवल टू वे एफर्ट चल रहा है। आप कम्युनिकेट तो हमसे नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैसेज आप जो भेज रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम दोनों मिल करके जो ये पढ़ रहे हैं, ये शायद नौबत ही नहीं रहती अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ना होती। इस कोरोना संकट के दौर में ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस और समझ में आ गई होगी। तो ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए बहुत जरूरी है, और तभी हम सरवाइव कर रहे हैं। और ये हम कैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों के एक आवरण का एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा। तो इंसान ये भी जानना चाहता है कि ये जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है, एक गैसियस एनवलप है, ये क्या है? और इसी को भूगोल की भाषा में हम एक नाम दे देते हैं। यही आपका अगला टॉपिक हो जाएगा, वायुमंडल। वायुमंडल यानी इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो वायुमंडल में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे मैं डील करूंगा। जैसे इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी 2-3 बातें इसमें बहुत अहम है जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे एक इसका कंपोजिशन यानी इसका संगठन कैसा है, और इसी तरीके से आप इसके स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ें। ये 2 टॉपिक इसमें बहुत अहम है, यानी इसका स्तरीकरण। तो आप सब जानते हैं कि वायुमंडल भी डिफरेंट लेयर में डिवाइडेड है। जो अर्थ सरफेस से बिल्कुल नजदीक की लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। और जहां से आज मैंने अपने क्लास की शुरुआत की थी ना, कि तूफान आया, बारिश हुई, ये मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं ये सब किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। तो आपके पेपर में बच्चों इतने जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका जवाब जब आप नहीं दे पाते तो मुझे लगता है कि आपने ईमानदारी से तैयारी ही नहीं की। जब बच्चे ये सोचते हैं कि सर जीएस इतना वाइड है कि इसमें तैयारी हो ही नहीं सकती, उनका ये सोचना ही, उनका ये अप्रोच ही गड़बड़ है। क्योंकि जीएस आप स्कूलिंग लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट हो जाता। तो जो बातें आपने क्लास 6 में पढ़ी, 7th में पढ़ी, वही आप यहां थोड़ा सा वाइडर फॉर्म में पढ़ने लगते और कोई फर्क नहीं आता। तो आपके सीजीएल के पेपर में भी जो आपका टायर 1 एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है। मैं दावे से कहता हूं लगभग 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे आप फिंगर टिप्स पर याद करके उत्तर दे सकते हैं, फिंगर टिप्स पर रख सकते हैं उसका आंसर। बहुत बेसिक बात, आपसे पूछा गया मौसम संबंधी समस्त घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं, यह भी गलत करके आ गए तो आपने जीएस पढ़ा क्या? दैट्स मीन आप अपने स्टडी में ऑनेस्ट थे ही नहीं, या आपको अप्रोच ही नहीं मालूम था। आपने केवल एक गाइड उठाई, रटने की कोशिश की, आपने पहले अपने सिलेबस को फिल्टर ही नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया कि हमें क्या जानना है। बस इतना जानते थे कि हाँ भूगोल पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, जो जो आगे आता गया पढ़ते गए। लेकिन एक सिस्टमैटिक अप्रोच में अगर आप सब कुछ कवर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से होती, उसे तैयारी कहते हैं। पढ़ाई और तैयारी का यही फर्क है कि तैयारी करने वाला छात्र वो है जो ये जान जाए हमें क्या पढ़ना, जो कुछ भी मिल जाए पढ़ने लगे, ये तैयारी नहीं। पहले आपको तय करना होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना और परीक्षा के लिए कौन सी चीजें ज्यादा अहम है। तो यहां पर टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग यहां पर वायुमंडल के बारे में बहुत सारे तथ्यों को जानेंगे, बहुत सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन ये 2 टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, एक इसका कंपोजिशन और एक इसका स्ट्रैटिफिकेशन। अब पृथ्वी पर स्थल मंडल का अपना महत्व है और वायुमंडल का अपना महत्व है। अगर स्थल मंडल नहीं होता तो जिस जमीन पर हम खेती करके अन्न पैदा करते हैं और अपना पेट भरते हैं, वो अन्न कहां से आता, अनाज कहां से, यानी फूड ग्रेन्स कहां से आता?
तो जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस जमीन पर हम अपना आवास बनाते हैं, ह्यूमन के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, और जिस जमीन से हमें अन्न मिलता है, ये पेड़ पौधे जिस पर उगते हैं, वो है स्थलमंडल, वो है भूमंडल, लिथोस्फीयर, यानी उसका भी महत्व देखिए आप। इतना बताने से ही आप समझ गए होंगे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, ये हमें वायुमंडल से मिल रहा है। तो दोनों का अपना महत्व है। यानी पृथ्वी पर अगर जीवन है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां लाइफ है, तो उसके पीछे कारण ये मौजूद होना है। लेकिन केवल वायुमंडल और स्थल मंडल से ही जीवन नहीं विकसित हो सकता था। आप सब जानते हैं धरती पर, हमारे अर्थ सरफेस पर लाइफ का ओरिजिन कहां हुआ, जीवन की उत्पत्ति कहां हुई। तो पहला जीवन, फर्स्ट लाइफ की बात करें, जहां से अर्थ पर लाइफ की बिगनिंग होती है, वो आदि महासागरों में हुआ। हमारे जो बड़े बड़े महासागरीय भाग हैं, जो ओशन है, ओशन बेसिन्स में सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन होता। तो जो ये महासागरीय भाग है, नदियों में समाया हुआ जो जल है, झीलों में जो जल मौजूद है, भूमिगत जल जो मौजूद है, ग्लेशियर्स में जो यहाँ जल है, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, जल मंडल। तो ये आपका अगला डोमेन हो गया, हम इसे कहते हैं जल मंडल। जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक। तो एक है यहां पर एटमॉस्फेयर, एक है हाइड्रोस्फीयर, एक है लिथोस्फीयर। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस जल मंडल के अंतर्गत आप यहां पर मुख्य तौर पर जो बातें पढ़ेंगे, वो बातें क्या हैं, तो इसमें आप महासागरों का अध्ययन करें। महासागर या सागर यानी ओशंस के बारे में, सी के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें। इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, जैसे महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट्स। ये ओशनिक करंट्स क्या होते हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती है, सागरीय तरंग क्या होती है, सी वेव्स क्या होती है, टाइड्स क्या होते हैं, ज्वार भाटा क्या होता है, ये सारी बातें आप जल मंडल के अंतर्गत पढ़ने वाले। अब जरा देखें कि पृथ्वी पर अगर जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार क्या था। तो मैं एक वेन डायग्राम से आपको इसे समझाने की कोशिश कर सकता हूं। यहां पर हम एक ऐसा क्षेत्र देखते हैं जहां पर इन तीनों परिमंडलों के बीच में एक संयोग बनता, एक कॉम्बिनेशन बनता। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, प्रमुख परिमंडल की, यानी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसकी बात कर रहे थे। इसमें आपने देखा कि यहां पर एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं यहां पर जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, और एक क्षेत्र इसी तरीके से यहां पर है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अब पृथ्वी का वो सीमित भाग जहां पर इन तीनों के बीच में एक संयोग बनता है, यानी ये हिस्सा जहां पर आप देख रहे हैं स्थल मंडल, जल मंडल, इन सब के बीच में समुच्चय बनता है, कॉम्बिनेशन, तीनों की उपस्थिति, तीनों के बीच इंटरेक्शन होने वाला क्षेत्र, ये वो एरिया है जहां तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जैव मंडल। जैव मंडल जहां जीवन का विकास हुआ, यानी जहां जीवन की संभावना, बायोस्फीयर। तो अब आपके सामने एक चौथा परिमंडल भी आ गया,
एक फोर्थ डोमेन भी आ गया। तो जहां से हमने टॉपिक की शुरुआत की थी कि पृथ्वी के परिमंडल, प्रमुख परिमंडल, इसका जवाब क्या हुआ? मुख्यतः 4, यानी मेजरली यहां पर 4 डोमेन्स हैं, जिसमें एक आपका हो गया लिथोस्फीयर, एक आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर, एक आपका हो गया एटमॉस्फेयर और एक आपका हो गया बायोस्फीयर। यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इसके साथ साथ जैवमंडल। अब ये तो धरातल के सराउंडिंग की बात हो गई, यानी हमारे अर्थ के सराउंडिंग के संदर्भ में हम लोग ये बातें कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर के क्षेत्रों को देखकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने वायुमंडल से परे देखते हैं, यानी जो सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, उससे भी परे जाकर सोचते हैं, तो हमें आसमान में जो चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, ये भी हमारे लिए जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि आखिर ये क्या, ये कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो जैसे ही हमारी सोच वहां तक पहुंचती है, हम अपने पृथ्वी को छोड़कर कहां पहुंच जाते हैं? ब्रह्मांड में। यानी इसे कहते हैं ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत अगर आप देखें, बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेंगे हम इसमें, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं सूर्य कहूं, सन की बात करूं कि सन क्या है, या स्टार क्या होता है यानी तारा, या फिर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। जैसे पेपर में आया हुआ एक प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती? द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड्स इज प्रेजेंट बिटवीन विच 2 प्लैनेट्स? तो कौन से वो प्लैनेट्स हैं जिनके बीच में यहां पर एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है, क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती? या जोवियन प्लैनेट किसे कहा जाता है? गैसों से बने हुए कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? इनर प्लैनेट्स किन्हें कहा जाता है? ये सब बातें, यानी ओवरऑल इसके अंतर्गत आप जो मुख्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सौर मंडल हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, चाहे मैं स्थल मंडल की बात कर रहा था लिथोस्फीयर की, चाहे मैं जल मंडल की बात कर रहा था हाइड्रोस्फीयर की, चाहे एटमॉस्फेयर की बात कर रहा था, बायोस्फीयर या सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें बच्चों नोटिस करें तो आप सब क्या पाएंगे, इसमें कॉमन क्या है कि ये सब नेचुरल डेवलपमेंट है। ये प्रकृति की व्यवस्था, नेचर ने बनाया, इसमें हमारा ह्यूमन एफर्ट शामिल नहीं। इंसान का एफर्ट तो कुछ ऐसा है कि ये स्थल मंडल पर भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, जल मंडल में भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है और वायुमंडल में भी। क्योंकि वायुमंडल में आज अगर वायु प्रदूषित हो रही है तो उसमें इंसान की गतिविधियां जिम्मेदार, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जिम्मेदार है। तो भूगोल पढ़ने का महत्व ही यही है। ज्योग्राफी का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके बारे में हम जाने, तभी हम अपने लाइफ को सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती हरी भरी और सुरक्षित बची रहेगी। अगर अनसाइंटिफिक मैनर में हम लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, अगर ईंधन का प्रदूषण वायु में बढ़ता चला जाता है, तो स्वाभाविक है कि धरती एक समय ऐसा भी आएगा कि रहने लायक नहीं रहेगी। जैसे आज हम कहते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन कितनी चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स मेल्ट होने का खतरा पैदा हो रहा है। बहुत सारे आइलैंड्स वो कहीं ना कहीं सागर में डूब जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे, ये खतरे पैदा हो रहे हैं। तो क्यों? या फिर बहुत सारे स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गए, प्रजातियां संकटापन्न हो गई हैं। तो ये मानव के अवैज्ञानिक ढंग से जीवन जीने का तरीका। तो मनुष्य को इस धरती पर प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना, नेचर के साथ एक बैलेंस बनाकर रहना है और इसी
बैलेंस को हम यहां पर ज्योग्राफी में पढ़ करके समझते हैं। ज्योग्राफी इन्हीं चीजों को डील करता है। तो ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल यहीं से आप कह सकते हैं सारी चीजें जो नेचुरल है, आप इसे एक नाम दे सकते हैं कि ये फिजिकल पोर्शन है अर्थ का, यानी इसी को हम भूगोल की भाषा में क्या कहेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, तो आप समझ गए होंगे कि अब हम लोग भूगोल की ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। भूगोल की शाखा के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो पहली ब्रांच आपके सामने है, वो है भौतिक भूगोल। तो मैं आज ही, फिर मेरी शैली वही रहेगी, ऐसा नहीं एक ही दिन में सारा डोज दे दूं और आपको लगने लगे सर बहुत भारी भरकम हो रहा। मैं इसे बोझिल नहीं बनाना चाहता, लेकिन कम से कम अब आपके सामने ये टॉपिक अगर रखा जाए कि फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे या फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, तो आप डिफाइन कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी क्या है ये आपको समझ में आया, और इसके साथ साथ यहां पर आपको यह समझ में आया कि इसकी ब्रांचेज में पहला मैंने क्या बताया? फिजिकल ज्योग्राफी। अब थोड़ा सा कुछ जियोग्राफर की बात की जाए, कुछ भौगोलिक विद्वानों की बात की जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो ओवरऑल जो आपका पाठ्यक्रम मैं शुरू करूंगा, इसका सेक्शन ए स्टार्ट करूंगा मैं, यानी खंड आ जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल, इस विश्व भूगोल में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका मतलब जो अगली क्लास आपको मिलेगी बच्चों, वो कहां से शुरू होने जा रही है? पहला सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, और इसका पाठ्यक्रम कम से कम आप सब नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। तो क्या समझा हमने इसमें? सबसे पहले तो इसमें आप पढ़ेंगे द यूनिवर्स, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी फिर हम पढ़ेंगे वायुमंडल। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे बायोस्फेयर यानी जैवमंडल। और इस तरह से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का जो मेजर पोर्शन है, जो आप यूपीएससी लेवल पर सिलेबस तैयार करते हैं, उसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन यही है। और आप इस तरह से इसे पढ़ करके आप एक सेगमेंट कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का। अगर इस पर बच्चों आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो वही मैं फिर कहूंगा एनसीईआरटी ही फॉलो करिएगा। और एनसीईआरटी में खासकर क्लास 11th लेवल की जो बुक है, क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी की एक टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है, वो आप इस पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छी किताब है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें मैं आपको खुद क्लास में पढ़ाने वाला हूं, जिसका बेस एनसीईआरटी होगा। लेकिन मैं केवल एनसीईआरटी तक लिमिटेड नहीं रहूंगा, मैं एनसीईआरटी के कंटेंट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बच्चों इतनी समझ तो विकसित हो ही गई हुई, भूगोल क्या है, भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इसमें खासकर हमारा जो पहला पोर्शन होगा फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या तैयार करेंगे। अब मैं बात कर रहा था कि थोड़ा बहुत हम लोग जिक्र कर लें भौगोलिक विद्वानों की। तो जो मैंने टर्म यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, जियोग्राफी,
ये टर्म कॉइनेज किसने किया था? तो एक ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक स्कॉलर। यानी अंग्रेजी में भूगोल के लिए जो शब्द है ज्योग्राफी, ये एक ग्रीक विद्वान ने, यूनानी विद्वान ने पहली बार प्रयुक्त किया था और उनका नाम था इरेटोस्थनीज। 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 तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ज्योग्राफी टर्म किसने कॉइनेज किया, किसने बनाया यह शब्द, तो यह टर्म पहली बार कॉइनेज किया था ग्रीक स्कॉलर ने, एक यूनानी विद्वान ने, जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। लेकिन इनसे भी पहले एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है हिकैटियस। हिकैटियस। अब हिकैटियस का महत्वपूर्ण योगदान क्या है जरा देखिए। यह भी एक ग्रीक स्कॉलर है। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस। जस पीरियोडस नाम की इन्होंने एक बुक लिखी। और इस बुक में उन्होंने एक तरीके से ज्योग्राफिकल कंसर्न दिखाया, यानी इन्होंने ये बताया कि भौगोलिक विषय अपने आप में एक अलग मुद्दे हैं, इसे साइंस के दुनिया से बाहर निकालने की इन्होंने कोशिश की और अर्थ साइंस के रूप में इसे डिफाइन किया, और यहीं से भूगोल विषय का विकास प्रारंभ हुआ। तो मैं अपनी अगली क्लास में आपको भूगोल विषय के विकास क्रम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है कि आज की क्लास में मैं आपके लिए कुछ मैटर लेकर आया हूं जो आपको स्लाइड में मिल जाएगा, उसे आप फॉलो करेंगे, उसे आप पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग अगली क्लास में ज्योग्राफी के डेवलपमेंट पर बात करें। तो आज आपने क्लास में क्या सीखा, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट क्या डील करता है, ज्योग्राफी क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और इसके साथ साथ ज्योग्राफी की ब्रांचेस में फिजिकल ज्योग्राफी क्या है और फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो मेरी मेहनत ये ऐसे फ्री नहीं है, गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी, यानी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सा सेशन जीएस पर आ रहा है। आने वाले दिनों में मैं अपने सेशन को बढ़ाने भी वाला हूं, आप सबके लिए और मेहनत करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब आगे आप सब नियमित रूप से इस क्लास को बनाए रखिएगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और खूब पढ़े लिखे। धन्यवाद।